हाय एवरीवन, माय नेम इज धृति। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। ये एक्चुअली पहली वीडियो है मेरे चैनल की एंड मैं चाहती थी कि इस पहली वीडियो से ही मोस्टली स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। अब क्योंकि फरवरी में गेट एग्जाम है, जनवरी में आईटी ऑफिसर का मेंस है एंड आई गेस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी एग्जाम है। इसके साथ राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसीज निकल चुकी है। तो इन सारे एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, सिलेबस बहुत वाइड है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस पर मूव कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, हम रिवीजन में ही 2 से 3 दिन लगा देते हैं, क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं बचता। तो एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराने वाली हूँ। ये एक्चुअली मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो अगर मैंने कहीं पर फास्ट बोल दिया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से प्ले करके जरूर सुनना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके तो भोग लगाते हैं डेफिनेशन के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है यूज़र को हार्डवेयर से। क्योंकि यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता हार्डवेयर से, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र की सारी बातें और कमांड्स को पहुंचाता है हार्डवेयर तक। Few popular operating systems are Windows, Linux, Mac, Unix, Android, iOS. Now talking about functions of operating system act as a resource allocator. This basically means operating system takes the responsibility to allocate resources. रिसोर्सेज बोले तो CPU, मेमोरी, प्रिंटर, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोसेस को CPU की नीड है तो उन्हें CPU कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। अगर किसी प्रोसेस को प्रिंटर की नीड है तो उन्हें प्रिंटर कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट एज रिसोर्स मैनेजर। इसका मतलब एलोकेट करने के बाद वो भूल नहीं जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज भी करता है कि भाई उसने किस प्रोसेस को कब और कौन सा रिसोर्स दिया था। इसके अलावा देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक प्रोसेस को मैनेज करना और वी कैन से CPU को मैनेज करना कि भाई पहले किस प्रोसेस को CPU मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, ये सब मैनेजमेंट। इसके साथ साथ मेमोरी को मैनेज करना, फाइल सिस्टम्स को मैनेज करना, जितने भी डिवाइस है उनका मैनेजमेंट, ये सारा काम किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, इस टाइम पर कोई भी ये यूज़ नहीं करता, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है मेन मेमोरी में और यहाँ पर CPU हमेशा बिजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, CPU किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है अभी, ठीक है, बट उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई ऐसा रिसोर्स उसे चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो CPU उस टाइम पर क्या करता है, वो दूसरे प्रोसेस को उठा लेता है मेन मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से CPU हमेशा बिजी रहता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता। जब दूसरे प्रोसेस को भी वेटिंग स्टेट में जाना पड़ जाता है तो CPU क्या करता है, थर्ड प्रोसेस को उठा लेता है मेन मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो वो कभी भी खाली नहीं बैठता। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, एक टाइम पर CPU हमेशा एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग या फिर हम कह सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीम्पशन। प्रीम्पशन मतलब होता है छीन लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये किस रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला। पहले ये समझते हैं कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है। बेसिकली इस केस में भी हम मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करते हैं और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा होता है। इसका मतलब CPU बारी बारी कर हर प्रोसेस को इक्वल टाइम देकर एग्जीक्यूट करता है। CPU सारे प्रोसेस को फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देता है और कहता है कि भाई जितना इस सब फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड चलाऊंगा, तब आपका काम करूंगा बाकी का। तो इसी को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीम्पशन। मतलब एक प्रोसेस का अभी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी उससे CPU छीन लिया गया। नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल प्रोसेसिंग। मतलब सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा CPU प्रेजेंट होंगे और हर CPU मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में टास्क को कंप्लीट करने की डेडलाइन दी जाती है। अगर उस डेडलाइन तक हमने टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन माना जाता है। अदरवाइज टास्क अगर डेडलाइन के बाद कंप्लीट हो रहा है
तो वो एकदम यूजलेस है। ओके, तो इतनी देर से मैं प्रोसेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस प्रोग्राम का ही पार्ट है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। एक प्रोसेस को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा। अब हर प्रोसेस का खुद का एक पीसीबी होता है। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बेसिकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब भी हम किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो प्रोसेस के साथ साथ हम उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। मेन मेमोरी के अंदर सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोसेस स्टेट्स। तो हर प्रोसेस अलग अलग स्टेट से होकर गुजरता है अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल में। उन्हीं को हम कह देते हैं प्रोसेस स्टेट्स। अब हर प्रोसेस कम से कम इन 4 स्टेट से होकर तो जाता ही है। अब आप ये कह लो कि ये कंपलसरी है कि हर प्रोसेस अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल में इन चारों स्टेट से तो होकर गुजरेगा ही, बाकी स्टेट से गुजरेगा या नहीं ये डिपेंड करता है। अब जल्दी से मैं आपको इन सारी स्टेट्स के बारे में एक एक कर बता देती हूँ। तो पहला है न्यू स्टेट, इसका मतलब प्रोसेस अभी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। दूसरा है रेडी स्टेट, इसका मतलब प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर ले आए हैं और वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। रन स्टेट, एक प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में तब आता है जब उसे सीपीयू असाइन हो जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेट स्टेट, एक प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेट स्टेट में तब जाता है जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनेट स्टेट में एंटर करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस की पीसीबी को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट है वेट या फिर ब्लॉक स्टेट, एक प्रोसेस रन स्टेट से वेट स्टेट में तब जाएगा जब उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर उसे कोई ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ गई है जो अभी ब्लॉक्ड है, मतलब अभी किसी और प्रोसेस के पास है। जब कोई प्रोसेस वेट स्टेट के अंदर होता है तब भी वो मेन मेमोरी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है सस्पेंड वेट स्टेट। अब होता यह है कि कभी कभी मेन मेमोरी एकदम फुल हो जाती है और उसी टाइम पर एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है और उसे हमें ज़बरदस्ती मेन मेमोरी के अंदर जगह देनी पड़ती है। तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि मेन मेमोरी में अभी कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढो जिसकी कम प्रायोरिटी है इस हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से और उसको उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में डाल दो, और फिर जब जो जगह बनेगी तब इस प्रोसेस को उठाकर डालना होता है मेन मेमोरी के अंदर। अब ऐसा करने के लिए हम 2 जगहों से लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को उठा सकते हैं, या तो हम रेडी स्टेट से उठा सकते हैं या फिर हम वेट स्टेट से उठा सकते हैं। तो अगर हम किसी प्रोसेस को वेट स्टेट से उठा रहे हैं तो हम उसे सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमने उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में ले गए, क्योंकि जो भी प्रोसेसेस सस्पेंड वेट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया था उसको जगह मिल जाती है मेन मेमोरी के अंदर। अब लेकिन अगर हमने रेडी स्टेट से उठाया होता तो हम उस प्रोसेस को लेकर जाते सस्पेंड रेडी स्टेट में। इस स्टेट में भी जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी के अंदर जगह बनाने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, या तो हम रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में लेकर आ सकते हैं किसी प्रोसेस को, या फिर हम वेट स्टेट से सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर आ सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, बेटर ऑप्शन होता है वेट स्टेट से उठाकर सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर आना, क्योंकि वो प्रोसेस पहले से ही किसी चीज़ की वेट कर रहा है। तो अगर हम उसे मेन मेमोरी से उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में भी ले आएंगे तो भी कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी कोई प्रोसेस रन होते होते रेडी स्टेट में चला जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीम्पशन हुआ है, या हम कह सकते हैं सीपीयू को इंटरप्ट किया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, कौन सा प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मेनली ये काम होता है कि ये सेकेंडरी मेमोरी से सिलेक्टेड प्रोसेस को उठाकर मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट है एमटीएस, मीडियम टर्म शेड्यूलर।
तो जैसा कि मैंने बताया था, जब मेन मेमोरी एकदम फुल हो जाती है और किसी हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए रूम बनाना होता है, तो हम किसी लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को या तो रेडी स्टेट से उठाकर सस्पेंड रेडी में लेकर आते हैं, या फिर हम वेट स्टेट से उठाकर सस्पेंड वेट में लेकर आते हैं। और फिर जब मेन मेमोरी थोड़ी सी खाली हो जाती है, तो उस स्वैप्ड आउट वाले प्रोसेस को एमटीएस वापस से मेन मेमोरी के अंदर लेकर आता है। तो इसी तरह एमटीएस स्वैपिंग परफॉर्म करता है। अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ये रन स्टेट में लेकर आता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो अभी जस्ट हमने टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स देखे। उनमें से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो कैसे, मतलब क्या क्या एल्गोरिथम्स यूज करके प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है, वो हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। लेकिन उससे पहले प्रोसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है अराइवल टाइम। ये वो टाइम है जब प्रोसेस एंटर करता है रेडी क्यू में, या फिर हम कह सकते हैं जब प्रोसेस एंटर करता है मेन मेमोरी में। सेकंड है वेटिंग टाइम। तो अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से, मतलब वो सारा टाइम जब प्रोसेस सिस्टम के अंदर रहा, उस टाइम में से अगर हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ सारा टाइम वेटिंग टाइम कहलाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि सारे प्रोसेसेस सीपीयू बाउंड है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। मतलब एक प्रोसेस को मेन मेमोरी में एंटर करने के कितनी देर बाद जाकर सीपीयू से रिस्पॉन्स मिलता है। इसे फाइंड आउट करने के लिए वो पॉइंट ऑफ टाइम जब प्रोसेस को पहली बार सीपीयू मिला, उस पॉइंट ऑफ टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट है बर्स्ट टाइम। इसे एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रनिंग टाइम भी कहते हैं। ये वो अमाउंट ऑफ टाइम है जो सीपीयू ने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया। नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। इसको हम एग्जिट टाइम कहते हैं। एग्जिट टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर मेन मेमोरी से बाहर चला गया और उसकी पीसीबी भी साथ साथ बाहर चली गई। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पर भी मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बोला तो वो एग्जैक्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, और जहाँ पर मैंने अमाउंट ऑफ टाइम बोला वो पूरी ड्यूरेशन बताता है। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। वो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जब प्रोसेस सिस्टम के अंदर रहा। अगर हम बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो प्रोसेस वेट कर रहा है या फिर वो सीपीयू से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीके से हम टर्न अराउंड टाइम को निकाल सकते हैं। अगर हम कंप्लीशन टाइम, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब प्रोसेस ने एग्जिट किया, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब प्रोसेस ने अराइवल किया था, तब भी हमारे पास क्या आएगा, उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है थ्रूपुट। इसका मतलब है कि एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए, और हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का थ्रूपुट हाई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर थ्रूपुट ज़्यादा होगा तभी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। थ्रूपुट निकालने के लिए सिंपली आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनको डिवाइड करना है शेड्यूल लेंथ से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि शेड्यूल लेंथ कैसे निकालनी है। गैंट चार्ट के थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर आप सारे प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर दोगे और उसे डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसके बाद है वेटेड टर्न अराउंड टाइम। मतलब टोटल टाइम का कितना पोर्शन स्पेंड हुआ है सीपीयू के एग्जीक्यूशन में। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को डिवाइड करना है प्रोसेस के बर्स्ट टाइम से। अगला है शेड्यूल लेंथ। मतलब एक शेड्यूल में जितने प्रोसेस लगे थे उनको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में। गैंट चार्ट को देखकर आप इसे इजीली निकाल सकते हो। सिंपली आपको सारे प्रोसेसेस में से मैक्सिमम कंप्लीट टाइम ढूंढना है और मिनिमम अराइवल टाइम ढूंढना है और उन दोनों को माइनस करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करता है प्रोसेसेस को सीपीयू अलॉट करने के लिए। फर्स्ट है प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पर इंटरप्शन अलाउड होता है। मतलब अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन को पॉज कर किसी और प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर देना, इसी को बोलते हैं इंटरप्शन। ये वो सारी एल्गोरिथम्स हैं जो प्रीम्प्टिव मोड यूज करती हैं, जैसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रीम्प्टिव प्रायोरिटी, मल्टी लेवल क्यू,
एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। सेकेंड टाइप है नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम्स। यहाँ पर अगर आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो किसी के बाप में दम नहीं है उससे सीपीयू छीन ले। ओके, सॉरी फॉर यूजिंग बैड लैंग्वेज। बैक टू द टॉपिक। नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम के एग्जांपल्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का क्राइटेरिया अराइवल टाइम होता है, मतलब अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस प्रोसेस को पहले सीपीयू मिलेगा। जिस भी प्रोसेस का सबसे कम अराइवल टाइम होता है उसे सबसे पहले सीपीयू मिलता है। ये एल्गोरिथम नॉन प्रीम्प्टिव मोड में वर्क करती है। यहाँ पर मैंने इस एल्गोरिथम का एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको ये भी याद आ जाए कि गैंट चार्ट कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज़ें दे रखी होंगी, इसी की हेल्प से आपको गैंट चार्ट बनाना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि शेड्यूल लेंथ निकालो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस P5 का कंप्लीशन टाइम मैक्सिमम है जो कि 36 है, और प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम मिनिमम है जो कि 4 है। तो 36 माइनस 4 इज 32। 32 हमारी हो गई शेड्यूल लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि थ्रूपुट निकालो। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड डिवाइडेड बाय शेड्यूल लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 5 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, तो यहाँ पर हमने ऊपर 5 लिखना है और नीचे शेड्यूल लेंथ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? लेट्स से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर FCFS एल्गोरिथम यूज कर रहा है, तो पहले जो प्रोसेस आएगा उसी को सीपीयू मिलेगा। अब मान लेते हैं कि पहले जो प्रोसेस आया रेडी क्यू में, उसका बर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो बर्स्ट टाइम को देखे बिना सीधा सीपीयू पहले वाले को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो बाद में प्रोसेस आ रहे हैं रेडी क्यू के अंदर, तो उनका तो पोपट हो गया, क्योंकि पहले वाला प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हुए जा रहा है, सीपीयू को वो फ्री ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से होगा क्या, सारे प्रोसेसेस का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। हमारी सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पर क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम का होता है, और ये एल्गोरिथम नॉन प्रीम्प्टिव मोड में वर्क करती है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे हमने अराइवल टाइम को देखकर गैंट चार्ट क्रिएट किया था, यहाँ पर आपको बर्स्ट टाइम को देखकर अपना गैंट चार्ट क्रिएट करना है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की भी एक डिसएडवांटेज है, वो है स्टार्वेशन प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने बताया, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा सीपीयू उससे पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर 5 में से एक प्रोसेस भी ऐसा है जिसका हाई बर्स्ट टाइम है, और जैसे ही उसकी टर्न आने वाली होती है उससे पहले ही रेडी क्यू के अंदर नए प्रोसेसेस आ जाते हैं जिनका कंपैरेटिवली लो बर्स्ट टाइम है, तो सीपीयू दोबारा से उसे छोड़कर कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, और यही सेम सिनेरियो रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से वो एक प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा था उससे कभी सीपीयू मिल ही नहीं पाता। इसी को बोलते हैं स्टार्वेशन प्रॉब्लम। अब एक डिफरेंस आपको समझना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम कभी भी स्टार्वेशन से सफ़र नहीं करती। वहाँ पर सारे प्रोसेसेस की टर्न आती है, सारे प्रोसेसेस को सीपीयू अलॉट होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि सारे प्रोसेसेस का एवरेज वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, वो भी सिर्फ तब जब पहले प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हाई बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस की टर्न ही नहीं आती, उन्हें सीपीयू ही नहीं मिलता, उसी को बोलते हैं स्टार्वेशन प्रॉब्लम। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अगर मान लो कि 2 प्रोसेसेस का सेम बर्स्ट टाइम है, मतलब टाई हो जाता है, तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि टाई होने पर आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको वो प्रोसेस चुनना है जिसका लोएस्ट अराइवल टाइम है। ओके, हमारी नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको बस अलग से नाम दे दिया है, पर असली में ये SJF विद प्रीम्प्टिव मोड ही है। इसके अंदर हमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट हमें मिलता है। इस एल्गोरिथम को यूज़ करने से सारे प्रोसेसेस का मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है, और तो और टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम होता है।
लेकिन इतनी अच्छे अच्छे एडवांटेजेस होने के बाद भी ये एल्गोरिथम रेयरली यूज्ड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एल्गोरिथम तभी वर्क करती है अगर तुम्हें पहले से प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम पता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी प्रोसेस का एक्यूरेट बर्स्ट टाइम जानना, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कोई एक प्रोसेस कितना टाइम लेने वाला है सीपीयू का। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है एसआरटीएफ का। इसके अलावा दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर भी स्टार्वेशन हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये एसजेएफ का प्रीमिटिव वर्जन है, तो यहाँ पर स्टार्वेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी होता है। ये 2010 में एक क्वेश्चन भी था जहाँ पर ये पूछा गया था कि एसआरटीएफ स्टार्वेशन कॉज करती है या नहीं, तो यहाँ पर आंसर येस है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो बेटर ये होगा कि अभी मेरे साथ साथ रिवाइज करते करते आप एक क्वेश्चन एसआरटीएफ का सॉल्व कर लो। एफसीएफएस और एसजेएफ नॉन प्रीमिटिव मोड होते हैं, इसलिए उनका गैंट चार्ट ईजिली बन जाता है। लेकिन जो भी एल्गोरिथम प्रीमिटिव मोड में वर्क करती है उनके लिए गैंट चार्ट बनाते टाइम बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि प्रीमिटिव एल्गोरिथम का गैंट चार्ट बनाते टाइम साथ साथ एक क्यू भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो आप अभी ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो एसआरटीएफ का, चाहे आप वीडियो को पॉज कर लो, अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सको। ओके, तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका गैंट चार्ट कुछ ऐसा बना होगा। एक बार आपका करेक्ट गैंट चार्ट बन गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, टर्न अराउंड टाइम पूछ लें, एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लें, थ्रूपुट पूछ लें, आप सारे आंसर्स इजीली कर दोगे। अब अगर आपका आंसर गलत आ गया है तो इसी टाइम आप अभी जाकर 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करके देख लो, क्योंकि तभी आप फिर टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो अब अगर हमें एसजेएफ या फिर एसआरटीएफ एल्गोरिथम को यूज़ करना है तो हमें बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करना होगा। बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करने के 4 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ही मेंशन करे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। पहला मेथड है सिंपल एवरेजिंग। बहुत इजी होता है, जितने भी प्रोसेसेस अभी तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनके बर्स्ट टाइम को सम करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। ओके, इसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला था उसके बर्स्ट टाइम का थोड़ा आइडिया हमें लग जाता है। सेकेंड मेथड है एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए। यहाँ पर Tn+1 डिनोट कर रहा है प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ न्यू प्रोसेस, मतलब नया जो प्रोसेस आने वाला है वो कितना सीपीयू का टाइम लेगा उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कैपिटल Tn+1 निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, स्मॉल tn एंड कैपिटल Tn। स्मॉल tn यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक्चुअल बर्स्ट टाइम ऑफ प्रीवियस प्रोसेस, मतलब जो पहले वाला प्रोसेस था उसका एक्चुअल बर्स्ट टाइम कितना है। अब ये तो हमें पता लग जाएगा क्योंकि जो पहले वाला प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो उसका एक्चुअल बर्स्ट टाइम था वो कितना रहा। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पहले वाला प्रोसेस था, प्रीवियस प्रोसेस था, एग्जीक्यूट होने से पहले हमने उसका बर्स्ट टाइम क्या प्रिडिक्ट किया था। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस प्रोसेस था जब वो एग्जीक्यूट होगा तो जो उसका एक्चुअल बर्स्ट टाइम रहा ये तो हमें उसके एग्जीक्यूट होने के बाद एक्चुअल बर्स्ट टाइम तो पता लग जाएगा, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तो उससे पहले भी तो हमने प्रिडिक्ट किया होगा ना उसका बर्स्ट टाइम। जैसे हम अभी इसका कर रहे हैं नए प्रोसेस का, तो हमने प्रीवियस वाले प्रोसेस का भी पहले प्रिडिक्ट किया होगा, तो हमारे पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा एक स्मूथनिंग फैक्टर है जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपली स्मॉल tn की वैल्यू दे देंगे, कैपिटल Tn की वैल्यू दे देंगे और अल्फा की वैल्यू दे देंगे। बस इसी फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर निकल आएगा कैपिटल Tn+1 के लिए। ओके, अब हमारी नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एकदम ऑपोजिट है एसआरटीएफ से।
SRTF में हम बर्स्ट टाइम मिनिमम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बर्स्ट टाइम मैक्सिमम देखते हैं। मतलब जिस भी प्रोसेस को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा CPU का, उसे हम पहले शेड्यूल करेंगे। ये एल्गोरिथम प्रीम्प्टिव मोड में वर्क करती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसके अंदर होती है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे LRTF का, तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर स्टार्वेशन मिनिमाइज हो जाती है। आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो रही है तो मिनिमाइज स्टार्वेशन तो होगी ही। ओके, अब नेक्स्ट है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम। यहाँ पर बेसिकली जिस भी प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो मैक्सिमम होगा उसे पहले शेड्यूल किया जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको किसी प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो निकालना है तो पहले आपको वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम करना होगा और डिवाइड करना होगा उसे बर्स्ट टाइम से। अगर आप ये करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो कितना है। फिर जिस भी प्रोसेस का मैक्सिमम रिस्पॉन्स रेशियो होगा उसे हम शेड्यूल करेंगे। ये एल्गोरिथम नॉन प्रीम्प्टिव मोड में वर्क करती है। ये एल्गोरिथम स्टार्वेशन को भी अवॉइड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं किसी प्रोसेस का तो उसके अंदर हम वेटिंग टाइम को भी कंसीडर करते हैं, और अगर हम वेटिंग टाइम को कंसीडर कर रहे हैं किसी प्रोसेस के तो वहां पर स्टार्वेशन तो कम होगी ही। यहाँ से भी आप देख सकते हो जिस भी प्रोसेस का ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा उसका रिस्पॉन्स रेशियो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी CPU मिलेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्टार्वेशन रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगेन नाम से पता लग रहा है जिस भी प्रोसेस का प्रायोरिटी स्कोर ज़्यादा होगा उसे पहले CPU मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर प्रोसेस के आगे उसका प्रायोरिटी स्कोर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप गैंट चार्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ये एल्गोरिथम दोनों मोड में वर्क करती है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा आपको नॉन प्रीम्प्टिव मोड फॉलो करना है या फिर प्रीम्प्टिव मोड। ओके, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखो। अगर आपको गैंट चार्ट बनाना आ गया तो आप बाकी की चीजें सारी इजीली कर लोगे, तो पेपर में आप फिर हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्राइटेरिया यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का होता है, लेकिन CPU एक बार में हर प्रोसेस को सिर्फ कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडी क्यू में पहला प्रोसेस P1 आया जिसका बर्स्ट टाइम 5 है, लेकिन एक बार में CPU उसे सिर्फ 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा, और लाइन में जो सेकेंड प्रोसेस खड़ा है उसे उठा लेगा, फिर उसे भी 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कर थर्ड प्रोसेस को उठा लेगा, उसे भी 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रोसेसेस पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुए तो ये दोबारा लाइन में लगते जाएंगे ताकि इनकी बारी आती रहे जब तक ये पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। तो ये था मेन वर्किंग प्रिंसिपल इस एल्गोरिथम का। न्यूमेरिकल के थ्रू मैं नहीं समझा रही हूँ। ऑनेस्टली मैंने खुद को बहुत रोक रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। एट द एंड मैं यही चाहती हूँ कि आपकी रिवीजन जल्दी से हो जाए और आप क्वेश्चंस पे मूव कर जाओ, क्योंकि यार गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कर लो एंड देन जल्दी से अपनी टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस पे मूव कर जाओ। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस एल्गोरिथम के बारे में। तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस मैंने मेंशन करी है। मिनिमम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हर प्रोसेस को पहली बार तो CPU जल्दी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये एल्गोरिथम बेस्ट वर्क करती है टाइम शेयरिंग सिस्टम में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए और कुछ ऐसे ही इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो राउंड रॉबिन में हम प्रोसेसेस के लिए प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस एक ही बार में पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाए तो वो राउंड रॉबिन के केस में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो पहले आ गया CPU उसे मिलेगा, और किसी भी टाइप का प्रोसेस हो एक बार में CPU कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही उसे एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस हेविली डिपेंड करती है टाइम क्वांटम की वैल्यू पर। कैसे, उसका रीज़न यहाँ पर है। मान लेते हैं कि टाइम क्वांटम की वैल्यू ज़्यादा है
तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होगी क्योंकि लेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ही हम एक साथ चला पाएंगे। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो गई तो रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाएगा। इसको रटने की एक्चुअली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो पॉज कर कर एक बार माइंड में सोचोगे तो ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आपके माइंड में ही डिराइव हो जाएगा। अब सेकंड केस में आप देखना, अगर हम टाइम क्वांटम की वैल्यू को कम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, तो इससे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सीपीयू ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस को साथ में चला पाएगा। हर प्रोसेस को एक बार में टाइम तो 2 यूनिट ही मिलेगा, लेकिन मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक सीपीयू पहुंच पाएगा। फिर जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज हुई तो रिस्पॉन्स टाइम तो कम होना ही है। थर्ड केस में अगर हम बात करें तो टाइम क्वांटम की वैल्यू हमने इन्फिनिटी रख दी है। इसका मतलब ये है कि कोई बाउंडेशन ही नहीं है, प्रोसेस एक ही बार में पूरा एग्जीक्यूट होकर जा सकता है। तो एक तरीके से राउंड रॉबिन का फ्लेवर ही खत्म हो गया और वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की तरह। इसलिए रिजल्ट निकल कर ये आया कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टाइम क्वांटम की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, समवेयर इन द मिडिल है तो बढ़िया। ओके, तो सक्सेसफुली हमने अपना फर्स्ट मॉड्यूल फिनिश किया जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग था। अब हम सेकेंड मॉड्यूल में एंटर करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है तालमेल बिठाना। जब एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। उन प्रॉब्लम्स और इनकंसिस्टेंसीज को टैकल करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं जो प्रोसेस के बीच में तालमेल बिठाते हैं और सिस्टम में इनकंसिस्टेंसीज नहीं आने देते। इन मैकेनिज्म्स के बारे में हम एक एक कर कर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज पैदा होती हैं। पहला है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं मेमोरी का। तो जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, मेमोरी तो सबके लिए एक ही है, इसलिए ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। ऐसे ही हार्डवेयर डिवाइसेस भी शेयर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपको शेयर्ड रिसोर्स समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काफी जगह यूज होने वाली है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। सो क्रिटिकल सेक्शन इज द पोर्शन ऑफ द कोड वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड। मतलब हर प्रोसेस में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को सिस्टम के शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कह रही होती हैं। वही सारी इंस्ट्रक्शंस क्या काउंट होती है, क्रिटिकल सेक्शन। दोबारा सुनिए, हर प्रोसेस में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होता है जहां पर इंस्ट्रक्शंस सीपीयू को सिस्टम के शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कहती हैं और वहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। इसी चीज की वजह से सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी आती है। अब इनकंसिस्टेंसी आने का सेकंड फैक्टर होता है रेस कंडीशन। अब जो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो आपस में compete कर रहे होते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, इसी को रेस कंडीशन कहते हैं। थर्ड है प्रीम्पशन। जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीम्प्टिव मोड में वर्क करती है, वहीं पर इनकंसिस्टेंसीज पैदा होती हैं। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम में इनकंसिस्टेंसीज आती हैं तो वहां पर ये तीनों कंडीशंस प्रेजेंट होंगी। ओके, तो अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म्स डिजाइन करते हैं जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स को आने से रोक लेते हैं। अब ये सारे मैकेनिज्म्स एक अच्छा और एफिशिएंट मैकेनिज्म तब कहलाएंगे जब वो 4 कंडीशंस को फॉलो करेंगे: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अगर कोई मैकेनिज्म ये चारों कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो एक आइडियल मैकेनिज्म कहलाएगा। अब एक एक कर कर चारों कंडीशंस के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये कंडीशन बोलती है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, और ये चारों सिस्टम में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इन चारों प्रोसेसेस का अपना अपना क्रिटिकल सेक्शन होगा, मानते हो ये बात? लेकिन रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये लगाई गई कि अगर चारों में से
कोई एक प्रोसेस भी अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता है तो फिर बाकी 3 में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं घुस सकता। जब वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट लेगा सिर्फ तभी कोई दूसरा एंटर कर पाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोचो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन इसलिए लगाई गई ताकि एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस ही शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा और रिजल्ट भी कंसिस्टेंट आएगा। ओके, अब सेकेंड कंडीशन है प्रोग्रेस। ये कंडीशन कहती है कि भाई जो भी प्रोसेस अभी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है उनमें से कोई भी माई का लाल किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ ना ही किसी प्रोसेस को जबरदस्ती क्रिटिकल सेक्शन में घुसने को कह सकता है। सो प्रोसेसेस दैट आर करंटली एग्जीक्यूटिंग इन द नॉन क्रिटिकल सेक्शन may not block other processes which want to enter the critical section. Also, a process is not forced to enter inside the critical section if it doesn't want to enter. Next condition है bounded waiting. इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए फॉरएवर वेट ना करना पड़ जाए। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसने का वेट कर रहा है उसका वेट लिमिटेड होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं बाउंडेड होना चाहिए। ओके, अब फोर्थ कंडीशन है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। हमारे पास ऐसे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होने चाहिए जो किसी भी मशीन पर रन कर सके। उस मैकेनिज्म की आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये थी वो चारों कंडीशंस जो एक अच्छे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली 2 कंडीशंस तो एकदम मैंडेटरी है। कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, जो हर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को फॉलो करनी ही होंगी। अगर वो नहीं करता तो हम उसको सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का टैग दे ही नहीं सकते। बाकी की 2 कंडीशंस ऑप्शनल होती है, मैकेनिज्म फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर करते हैं तो वो एक आइडियल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कहलाएंगे। ओके, अब इतनी देर से जो मैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म करे जा रही हूँ उनको अब हम एक एक कर देखेंगे। पहला है लॉक वेरिएबल। आयरनी ये है कि ये मेथड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के क्राइटेरियाज को फॉलो ही नहीं करता। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशंस होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं फॉलो करना। पहला क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेकंड है प्रोग्रेस। लेकिन लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम उसे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का टैग नहीं देते। अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड क्यों नहीं करता, इसका रीजन मैं आपको तब बताऊंगी जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। सारे मैकेनिज्म्स में एक कॉमन चीज होती है। अब आप ये तो मानते हो कि हर प्रोसेस के अंदर क्रिटिकल सेक्शन आता है। अब जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन से पहले एक एंट्री सेक्शन लगा देते हैं और क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक एग्जिट सेक्शन लगा देते हैं। तो पहले एंट्री सेक्शन में लिखी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ही प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा। और जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा फिर उसके बाद एग्जिट सेक्शन की इंस्ट्रक्शंस रन होंगी और इसी तरह प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा। अब हर मैकेनिज्म अपने हिसाब से अपनी अपनी एंट्री और एग्जिट सेक्शन की इंस्ट्रक्शंस को लिखता है। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगी लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म की वर्किंग, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो सिर्फ तभी आप इस वर्किंग को समझो। मतलब सारे मैकेनिज्म्स की वर्किंग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर आप गेट एग्जाम से कंपैरेटिवली छोटे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कुछ स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो उस केस में आपको वर्किंग बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस ये टेबल याद रखना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, उनके नाम क्या है और वो क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखते हैं लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म की वर्किंग। जो स्टूडेंट स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्किप कर डायरेक्टली उस टेबल पर जा सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, तो यहाँ पर लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म लॉक कीवर्ड का यूज करता है। इनिशियली लॉक की वैल्यू 0 सेट करते हैं। अब जैसे ही कोई एक प्रोसेस
प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहेगा तो पहले उसे वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक करना होगा। अब क्योंकि लॉग की वैल्यू 0 है लेकिन कंडीशन में पूछा है कि क्या लॉग इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। मतलब ये कंडीशन वाइल लूप को फॉल्स रिटर्न करेगी। जैसे ही वाइल लूप के पास फॉल्स आएगा, वाइल लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब लॉग की वैल्यू को 1 कर दिया जाएगा और प्रोसेस हैप्पीली एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है, दूसरा कोई भी प्रोसेस अब अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि लॉग की वैल्यू 1 हो चुकी है। अगर कोई प्रोसेस ट्राई भी करता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुसने का तो वो वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू करंटली 1 पर हमने सेट कर दी है और जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा वो इस कंडीशन को रन करेगा और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी वाइल लूप को। अब क्योंकि वाइल लूप को ट्रू मिल रहा है तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा और जो प्रोसेस है वो वाइल लूप से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहले से जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, जब वो एग्जिट लेगा तो वो वापस से लॉग की वैल्यू को 0 कर देगा और फिर जो दूसरा प्रोसेस एंटर करना चाह रहा था वो एंटर कर पाएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू 0 होते ही अंदर की ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब अभी तक आपको लग रहा होगा कि वाह क्या मैकेनिज्म है, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर पा रहा है। लेकिन बेटा लाल, यहाँ पर एक फिरकी दी गई है जो आपको दिख नहीं रही है। मैं बताती हूँ वो क्या फिरकी है। अच्छा, मान लो कि एक प्रोसेस है जिसका नाम है मिंकू, उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है और लॉग की वैल्यू भी 0 है, तो वो मजे से वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक कर देगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेप में लॉग की वैल्यू को 1 करने वाला होगा, उससे पहले ही बेचारे का प्रीम्पशन हो जाएगा, मतलब सीपीयू उससे छीन लिया गया और किसी हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू दे दिया जाएगा। अब क्योंकि बेचारे मिंकू को टाइम तो मिला नहीं था कि वो लॉग की वैल्यू को 1 कर पाए, मतलब वो गेट को बंद कर पाए, तो वो गेट तो बंद कर नहीं पाया, लॉग की वैल्यू अभी भी 0 ही है। तो अब कोई दूसरा प्रोसेस आता है जिसका नाम मोंटू है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो खुशी खुशी वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक करेगा, लॉग की वैल्यू को 1 पर सेट कर देगा और मज़े से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस जाएगा। अब जो बेचारा मिंकू था, कैसे ना कैसे कर कर उसे वापस से सीपीयू मिला। अब वो सोचता है कि यार वाइल लूप की कंडीशन तो मैं ब्रेक कर चुका था, वो इंस्ट्रक्शन तो मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, मेरे को तो अब बस लॉग की वैल्यू को 1 ही तो करना है। तो मिंकू लॉग की वैल्यू को 1 पर सेट कर देता है, लेकिन वो गधा ये नहीं देखता कि लॉग की वैल्यू तो पहले से 1 है। लॉग की पुरानी वैल्यू को चेक करे बिना सीधा ही उसकी वैल्यू को दोबारा से 1 कर दिया और अपनी धुन में घुस गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब मोंटू और मिंकू दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए, दोनों ही इस बात से अनजान है। एक कोई चेंजेस करता तो दूसरे को लगता अरे ये कौन कर रहा है, भूत आ गया क्या कोई। अब इन शॉर्ट रिजल्ट इस स्टोरी का ये है कि लॉग वेरिएबल मैकेनिज्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, एकदम ही निकम्मा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने वही लिखा है, दिस मैकेनिज्म फेल्स व्हेन अ प्रोसेस गेट प्रीम्प्टेड जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग वाइल लूप कंडीशन एंड डिडंट गेट टाइम टू सेट लॉग इक्वल्स टू 1। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो ये मैकेनिज्म एकदम ठप हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म के बारे में, जो है हमारा टेस्ट एंड सेट लॉग। इस मैकेनिज्म को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये लॉग वेरिएबल मैकेनिज्म के ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए बना है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कंडीशन टेस्ट करना और लॉग की वैल्यू को अपडेट करना, ये दोनों स्टेप्स एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टेप्स के बीच में कोई प्रोसेस प्रीम्प्ट ना हो जाए, तो इसलिए इन दोनों स्टेप्स को हमने एक ही इंस्ट्रक्शन में कंबाइन करके लिख दिया। तो इससे लॉग वेरिएबल मैकेनिज्म में जो प्रॉब्लम आई थी वो यहाँ पर नहीं आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन लॉग की प्रीवियस वैल्यू को रिटर्न करता है वाइल लूप को और साइमल्टेनियसली लॉग की वैल्यू अपडेट कर 1 पर सेट कर देते हैं।
इस तरीके से ये मैकेनिज्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोग्रेस की कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को ज़बरदस्ती क्रिटिकल सेक्शन में नहीं भेजा जा रहा और ना ही उसे क्रिटिकल सेक्शन में जाने से कोई रोक सकता है अनटिल एंड अनलेस क्रिटिकल सेक्शन में पहले से कोई मौजूद ना हो। तो दोनों मैंडेटरी क्राइटेरियाज ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, लेकिन बाकी दो क्राइटेरियाज बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ये दो ऑप्शनल क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन चलो मैंडेटरी क्राइटेरियाज को तो फॉलो करता ही है। अब एक ना यार प्रॉब्लम भी है इस मैकेनिज्म के साथ, ये मैकेनिज्म कभी कभी सिस्टम में स्पिन लॉक लगा देता है। अब ये स्पिन लॉक क्या चीज है भाई, चलो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि एक लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है जिसका नाम है मिंकू, जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस चुका है और एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसी दौरान एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है जिसका नाम है मोंटू, जिसको मेन मेमोरी के अंदर रेडी क्यू में लाया जाता है। अब मान लो कि सिस्टम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रहा है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चिंटू को रोक देगी और मोंटू को एग्जीक्यूट करना चाहेगी क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब होगा क्या, चिंटू बैठा था क्रिटिकल सेक्शन में, उसको रोक दिया गया, मोंटू को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब एक पॉइंट ऐसा आया जब मोंटू को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना था, लेकिन वो तब तक घुस नहीं सकता जब तक चिंटू क्रिटिकल सेक्शन को पूरा एग्जीक्यूट कर बाहर ना आ जाए। लेकिन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चिंटू को एग्जीक्यूट होने ही नहीं दे रही क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है ना। अब बाहर से मोंटू रुका पड़ा है, वो सोच रहा है कि भाई कब चिंटू क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा और कब वो आगे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, दोनों ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुक गया। इसी को कहते हैं स्पिन लॉक। तो यहाँ पर अगर आप देखो मैंने यही लिखा है, दिस मैकेनिज्म सफर्स फ्रॉम स्पिन लॉक in case if priority scheduling algorithm is used and lower priority process is present in critical section. Okay, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की, जो है टर्न वेरिएबल मैकेनिज्म। इसकी वर्किंग मैं आपको पूरी नहीं समझाऊंगी, बट यस मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसके अंदर एक टर्न वेरिएबल होता है जिसकी इनिशियली वैल्यू हम 0 सेट करते हैं। अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस P0 की टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, और अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस P1 की टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। ये मैकेनिज्म सिर्फ दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज हो सकता है। इसके साथ ये मैकेनिज्म स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच भी यूज करता है, मतलब एक बार P0 को भेजेगा क्रिटिकल सेक्शन में और फिर दूसरी बार P1 को भेज देगा, फिर दोबारा से P0 की टर्न देकर उसको भेज देगा क्रिटिकल सेक्शन में। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव वे में भेजता रहेगा। किसी प्रोसेस को जाना भी नहीं है तब भी जबरदस्ती उसे टर्न देकर क्रिटिकल सेक्शन में जाने को कहेगा। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म प्रोग्रेस के क्राइटेरिया को फॉलो करने में फेल हो जाता है, जो कि एक मैंडेटरी क्राइटेरिया था यार। नेक्स्ट है इंटरेस्ट वेरिएबल मैकेनिज्म। जैसे लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म की ड्रॉबैक्स टेस्ट एंड सेट मैकेनिज्म ने हटाई थी, वैसे ही टर्न वेरिएबल की लिमिटेशंस को इंटरेस्ट वेरिएबल मैकेनिज्म रिमूव करता है। लेकिन अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ये मैकेनिज्म भी दो प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। प्रोसेस P0 के लिए अलग से एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का कोड है और प्रोसेस P1 के लिए अलग से कोड है। प्रोसेस P0 को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो वो पहले इंटरेस्ट ऑफ 0 को ट्रू सेट करेगा और फिर चेक करेगा कि क्या इंटरेस्ट ऑफ 1 भी ट्रू है। इंटरेस्ट ऑफ 1 अगर ट्रू नहीं हुआ तो वाइल लूप की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और प्रोसेस P0 खुशी खुशी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑफ 1 ट्रू हुआ, मतलब प्रोसेस P1 पहले से क्रिटिकल सेक्शन में है, तो वाइल लूप की कंडीशन ब्रेक नहीं होगी और प्रोसेस P0 लूप में ही फंसा रह जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा। सिमिलरली प्रोसेस P1 के कोड की भी यही वर्किंग है। अब एक प्रॉब्लम भी है इंटरेस्ट वेरिएबल मैकेनिज्म के साथ, वो ये है कि ये मैकेनिज्म कभी कभी सिस्टम में डेडलॉक लगा देता है। सिंपल वर्ड्स में डेडलॉक अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो सिचुएशन है जब कोई भी प्रोसेस
प्रोग्रेस नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता और सबका एग्जीक्यूशन एक ही जगह पर स्टॉप हो जाता है। अंडरस्टूड? आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी डेडलॉक के बारे में, सो नो नीड टू वरी। ओके, अब बात करते हैं हमारा फिफ्थ और सबसे बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, जो है पीटरसन सॉल्यूशन। ये मैकेनिज्म कहता है कि भाई अगर हम टर्न वेरिएबल मैकेनिज्म को इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म के साथ मिलाकर यूज करें तो क्या बढ़िया सॉल्यूशन निकल कर आएगा सारी प्रॉब्लम्स का। और वही बात हुई, ये मैकेनिज्म बेस्ट मेथड है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। और तो और डेडलॉक की भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती। अब जो भी मैंने आपको बताया, कंक्लूजन में आप ये टेबल देख सकते हो। पहला था हमारा लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म, जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने में एकदम फेल हो गया था, क्योंकि वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को ही फॉलो नहीं कर पा रहा था। हालांकि प्रोग्रेस यहाँ पर ये देता है, बट अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है उसको ही नहीं दे पा रहा तो वो एकदम फेल मैकेनिज्म है। सेकंड है हमारा टेस्ट एंड सेट लॉक मैकेनिज्म। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है, प्रोग्रेस एंश्योर करता है, बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का क्राइटेरिया ये फॉलो नहीं करता। इसके साथ यहाँ पर डेडलॉक भी नहीं लगता, लेकिन ये सफर करता है स्पिन लॉक से। मैकेनिज्म की वर्किंग बताते टाइम मैंने आपको बताया भी था स्पिन लॉक क्या होता है, राइट। इसके बाद थर्ड मैकेनिज्म है टर्न वेरिएबल, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है लेकिन प्रोग्रेस प्रोवाइड नहीं करता, जो कि एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है। बाउंडेड वेटिंग प्रोवाइड करता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ये होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर डेडलॉक भी नहीं लगता। इंटरेस्ट वेरिएबल में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर नहीं होती, मतलब प्रोसेसेस को फॉरएवर वेट करना पड़ जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक लगता है, और अगर डेडलॉक किसी सिस्टम में लगता है तो वहां पर तो प्रोसेसेस को फॉरएवर वेट करना ही पड़ेगा। इसके साथ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ये होता है, और लेकिन डेडलॉक यहाँ पर लगता है। अब बात करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन की। ये एक ऐसा इकलौता मैकेनिज्म है जिसके अंदर सारी अच्छी चीजें फॉलो होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, प्रोग्रेस होता है, बाउंडेड वेटिंग होता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी ये होता है, साथ ही साथ डेडलॉक भी यहाँ पर नहीं लगता। तो ये एक बेस्ट मेथड है। इसके बाद इस मेथड की मैंने आपको डिटेल में कोई बात नहीं करी, तो यहाँ पर एक मेथड और होता है सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए, वो ये है कि सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दो। लेकिन इस मैकेनिज्म को हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देंगे तो सिस्टम कोई इंपॉर्टेंट एक्शन ले ही नहीं पाएगा। जैसे अगर आप कोई फोन पर वीडियो देख रहे हो और आपको किसी का कॉल आया, तो होता क्या है, वीडियो स्टॉप हो जाती है और कॉल आपको स्क्रीन पर दिखने लगती है, ताकि आप कॉल को पहले आंसर करो। अब अगर हम इंटरप्ट्स को ही डिसेबल कर देंगे तो वीडियो देखते देखते कॉल की नोटिफिकेशन हमारे पास आएगी ही नहीं, ठीक है, जबकि वो एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है। तो इसलिए हम इस मेथड को कभी भी यूज नहीं करते। ओके, अब हम देखेंगे सीमा फोर्स। सीमा फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए लेकर आए। टेक्निकली सीमा फोर्स एक इंटीजर वेरिएबल ही है जिसको बहुत सारे प्रोसेसेस यूज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में, मतलब एक टाइम पर एक ही प्रोसेस। इस वेरिएबल की एक खासियत होती है, इसके ऊपर रीड, मॉडिफाई एंड अपडेट ऑपरेशन एक ही बार में एक स्टेप में परफॉर्म हो जाता है। सेमाफोर्स के थ्रू सिस्टम में डेडलॉक भी नहीं लगता। बाउंडेड वेटिंग भी ये इंश्योर करता है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में घुसने के लिए फॉरएवर वेट नहीं करना पड़ता। सेमाफोर्स आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है। यूजर मोड में सेमाफोर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ओके, अब टाइप्स की बात करते हैं। सेमाफोर्स के दो टाइप होते हैं, काउंटिंग और बाइनरी। अभी मैं आपको एक बात समझाने वाली हूँ, वो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। उसके बाद हम काउंटिंग और बाइनरी सेमाफोर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होना चाहिए, ताकि जो सिस्टम के शेयर्ड रिसोर्सेज है उनको सब प्रोसेस एक एक कर कर अच्छे से यूज कर पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अब सोच के देखो, अगर सिस्टम में कोई नॉन शेयरेबल रिसोर्स है जैसे प्रिंटर, और हमारे पास टोटल 7 प्रिंटर्स हैं,
तो अगर हम अब भी क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस को ही रखेंगे तो 7 प्रिंटर्स का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रोसेस तो एक ही प्रिंटर को यूज करेगा। तो इन केसेस में हम चाहते हैं कि भाई क्रिटिकल सेक्शन में उतने प्रोसेसेस प्रेजेंट हो जितनी हमारी पास किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की यूनिट्स है। जैसे 7 प्रिंटर्स थे हमारे पास, तो 7 प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होने ही चाहिए, तभी अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो काउंटिंग सीमाफोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेसेस को सेम टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवा सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि काउंटिंग सीमाफोर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं बाइनरी सीमाफोर्स की। बाइनरी सीमाफोर्स को हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रहे, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन बना रहे। और दूसरा रीजन होता है बाइनरी सीमाफोर्स को यूज करने का कि जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर चाहते हैं कि भाई इसी ऑर्डर में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए, तब हम बाइनरी सीमाफोर्स को यूज करते हैं। काउंटिंग सीमाफोर्स की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाइनरी सीमाफोर्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। सेमाफोर्स के ऊपर हम 2 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अप एंड डाउन। डाउन ऑपरेशन सेमाफोर की करंट वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है और अप ऑपरेशन सेमाफोर की करंट वैल्यू को +1 कर देता है। डाउन ऑपरेशन तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुसने की कोशिश करता है, एंड अप ऑपरेशन तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है। काउंटिंग सेमाफोर में पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस रह सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमने वेटिंग लिस्ट में ब्लॉक किए हुए हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्यू से इम्प्लीमेंट होती है। बाइनरी सीमाफोर्स काउंटिंग सीमाफोर्स के वीकर काउंटर पार्ट्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंटिंग सीमाफोर्स की हेल्प से हम बाइनरी सीमाफोर्स को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी सीमाफोर्स का दूसरा नाम होता है म्यूटेक्सेस। बात करें कि काउंटिंग सीमाफोर्स और बाइनरी सीमाफोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू को देखेंगे तो उससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं ब्लॉक होकर। लेकिन अगर हम काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू देखते हैं तो अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू बताती है कि अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी आ सकते हैं। और अगर काउंटिंग सीमाफोर्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस अभी क्यू में वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। ओके, अब हम आ चुके हैं अपने 3rd मॉड्यूल पर, जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकेंड मॉड्यूल में हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात की थी कि भाई प्रोसेसेस के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए। अब हम बात करेंगे प्रोसेस के मैनेजमेंट की। इस मॉड्यूल में कम्प्लीटली हम डेडलॉक्स के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं, जैसे किन रीजंस की वजह से डेडलॉक लगता है, डेडलॉक को हैंडल करने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, और वो कौन सी एक कंडीशन है जिसको अगर हमने सेटिस्फाई कर लिया तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीजें हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको डेडलॉक के बारे में बताऊं तो ये वो सिचुएशन है जब कोई भी प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता, मतलब कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, सबका एग्जीक्यूशन एक ही जगह पर स्टॉप हो जाता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, हमारे पास 2 प्रोसेसेस है P1 और P2। P1 के पास रिसोर्स R1 पहले से है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए उसे रिसोर्स R2 भी चाहिए, और जो प्रोसेस P2 है उसके पास रिसोर्स R2 पहले से है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रिसोर्स R1 भी चाहिए। तो दोनों के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज पहले से है और कुछ रिसोर्सेज उन्हें चाहिए। तो ये एक सर्कुलर वेट बन चुका है और दोनों ही प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, डेडलॉक की स्टेट में फंस चुके हैं। अब कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक के लगने के लिए।
अगर वो सारी कंडीशंस एक साथ सिस्टम में सेटिस्फाई होती हैं तभी डेडलॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो 4 कंडीशंस हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। एक एक कर चारों कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कम से कम एक ऐसा रिसोर्स जरूर होना चाहिए जिसको एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स, क्योंकि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस प्रिंटर को यूज कर सकता है। अगर मान लो सिस्टम में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है तो डेडलॉक कभी लग ही नहीं सकता उस सिस्टम के अंदर। डेडलॉक लगने के लिए नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट। इसका मतलब ये जरूरी है कि कोई प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हो और दूसरे रिसोर्स की वेट कर रहा हो, वो रिसोर्स जो किसी और प्रोसेस के पास है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो है। P1 के पास R1 पहले से है, लेकिन वो उसको पकड़ के बैठा है और वेट कर रहा है R2 की, जबकि R2 किसके पास है? P2 के पास है, और P2 भी उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो R1 की वेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक होल्ड एंड वेट का सिनेरियो है। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन है नो प्रीम्पशन। मतलब एक बार अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट हो गया तो उस प्रोसेस से कोई भी दूसरा प्रोसेस रिसोर्स को नहीं छीन सकता। वरना आप यहाँ पर खुद ही देखो, अगर P1 P2 से रिसोर्स R2 को छीन लेता तो डेडलॉक तो यहाँ पर खत्म हो जाता। इसलिए नो प्रीम्पशन एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए लगने के लिए। नेक्स्ट है सर्कुलर वेट। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के रिसोर्स के लिए साइक्लिक मैनर में वेट कर रहे हो, तभी एक डेडलॉक क्रिएट होगा। वरना आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ पर प्रोसेस P1 वेट कर रहा है R2 की और जो प्रोसेस P2 है वो वेट कर रहा है R1 की। लेकिन अगर सोच के देखो, P1 वेट कर रहा है R2 की और P2 अगर वेट करता किसी दूसरे रिसोर्स R3 की तो वहाँ पर डेडलॉक नहीं लगता, क्योंकि सर्कुलर वेट ये नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी वो सारी कंडीशंस जो डेडलॉक लगने के लिए ज़रूरी हैं। अब इन सारी कंडीशंस को साइमल्टेनियसली अकर होना पड़ेगा तभी एक डेडलॉक लगेगा। अगर इन चारों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई तो हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर हमें बताया गया है कि सिस्टम में डेडलॉक लगा है तो ये ज़रूरी है कि ये 4 कंडीशंस वहाँ पर प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हमें ये बताया गया है कि सिस्टम में ये 4 कंडीशंस साइमल्टेनियसली अकर हुई हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डेडलॉक लगे। लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ओके, अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जिससे हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं। पहली है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब ये है कि डेडलॉक लगने से पहले ही उसे रोक लो। इसको अचीव करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो 4 में से एक नेसेसरी कंडीशन को वायलेट कर दे। ऐसा करने से सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाता है। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस। बैंकर्स एल्गोरिथम एक एग्जाम्पल है डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी का। अब बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है ये मैं आपको इस शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन जब आप बैंकर्स एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि इसको हम टेबल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर बस ये लिख लिया था कि अगर एग्जाम में बैंकर्स एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले तुमको 2 टेबल बनाने हैं। एक एलोकेटेड टेबल बनाना है और एक रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज का टेबल बनाना है। ये दोनों ही टेबल मेरे क्वेश्चन के थ्रू जल्दी से बन जाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, 3rd टेबल बनाना है जो रिमेनिंग रिसोर्सेज का टेबल बनेगा। और जब आपके पास ये तीनों टेबल्स बन जाएंगे तो आप इजीली बैंकर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तीनों टेबल का फॉर्मेट सेम होगा। हॉरिजॉन्टली हम रिसोर्सेज लिखेंगे और वर्टिकली हम प्रोसेसेस लिखेंगे। हॉरिजॉन्टली में अगर एलोकेटेड का टेबल बना रहे हैं तो एलोकेटेड रिसोर्सेस, रिक्वेस्टेड का बना रहे हैं तो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेस, और रिमेनिंग रिसोर्सेस का बना रहे हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग रिसोर्सेस हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो यहाँ पर हम डेडलॉक को लगने देते हैं, ना हम प्रिवेंट करते हैं ना हम अवॉइड करते हैं। यहाँ पर हम उसको लगने देते हैं और फिर जब डेडलॉक लग जाता है तो उसे डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर डेडलॉक लगा है। अब डेडलॉक डिटेक्ट करने का हमारे पास एक तरीका है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिस्टम की करंट स्टेट को
पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट हो जाती है तो उसे बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं क्या उनके सिर्फ सिंगल इंस्टेंस ही प्रेजेंट है। मतलब अगर सिस्टम में प्रिंटर है तो क्या सिर्फ एक ही प्रिंटर है, या फिर स्कैनर है तो क्या सिर्फ एक ही स्कैनर है। अगर ऐसा होता है कि सारे रिसोर्सेज के सिंगल इंस्टेंस ही प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर साइकिल बन रही है, जो हमने ग्राफ बनाया है उसके अंदर साइकिल बन रही है, तो मतलब डेडलॉक प्रेजेंट है। और अगर साइकिल नहीं बन रही, इसका मतलब डेडलॉक प्रेजेंट नहीं है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि सिस्टम के अंदर सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस नहीं है, मतलब हो सकता है कि 4 प्रिंटर प्रेजेंट हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर साइकिल बनती है तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि डेडलॉक है, और ये भी कह सकते हैं कि डेडलॉक नहीं है। तो अभी हमें पता नहीं है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। और हम चेक कैसे करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू। अगर साइकिल नहीं बनती तो साफ सीधी बात है डेडलॉक वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। डेडलॉक को हैंडल करने का हमारा फोर्थ मेथड है डेडलॉक इग्नोरेंस, मतलब डेडलॉक को इग्नोर ही कर दो। और हैरानी वाली बात यह है कि यही मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मेथड को यूज करते हैं। ये मेथड वाइडली यूज इसलिए होता है क्योंकि कोई भी तामझाम इसमें करना नहीं होता। जैसे ही सिस्टम शट डाउन होगा तो वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इस अप्रोच को हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो अगर फुलफिल होती है तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक कभी भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो M डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ रिसोर्स, मतलब एक रिसोर्स की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए ताकि डेडलॉक ना लगे। जैसे प्रिंटर है तो कितने नंबर ऑफ प्रिंटर्स हमारे पास हों ताकि डेडलॉक की सिचुएशन ना आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर डिनोट कर रहा है मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट बाय PI, मतलब भाई एक प्रोसेस को एक रिसोर्स की कितनी मैक्सिमम यूनिट्स चाहिए, वो है SI। और N यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये पूरी स्टेटमेंट लिखी कैसे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। P1 को रिसोर्स R की 3 यूनिट्स चाहिए। सिमिलरली प्रोसेस P2 को रिसोर्स R की 5 यूनिट्स चाहिए। प्रोसेस P3 को रिसोर्स R की 2 यूनिट्स चाहिए। तो तीनों ने खुशी खुशी अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बता दी, लेकिन मिला इन्हें कुछ और। तीनों को ही उनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से एक कम दिया गया। P1 को 3 यूनिट्स चाहिए थी, मिला 3-1। P2 को 5 यूनिट्स चाहिए थी, मिला 5-1। और प्रोसेस P3 को 2 यूनिट्स चाहिए थी, लेकिन मिला 2-1। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है डेडलॉक जरूर लगता है। ओके, अब फंडा आपको समझ आ गया। अब समझ लेते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी थी, ये मैंने कैसे लिखी थी, मतलब बेसिकली ये मैंने कैसे लिखी थी। तो जितनी भी यूनिट्स जिस जिस प्रोसेस को मिली है उनका अगर हम सम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ से 3, 5 और 2 को अलग कर लें और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर 1 + 1 + 1 कर दें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 + 5 + 2 -1 + 1 + 1 इज 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो 3 + 5 + 2 है वो एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर हमने देखा था कि 3 + 5 + 2 मैक्सिमम नीड थी P1, P2 और P3 की। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 3 + 5 + 2 है वो सम ऑफ मैक्सिमम नीड ऑफ ऑल N प्रोसेसेस है। तो इसको हम SI लिख सकते हैं। और 3 यहाँ पर एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको हमने N से डिनोट किया है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी रिसोर्स की यूनिट्स को समेशन SI - N के इक्वल रखेंगे तो डेडलॉक जरूर लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर M की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ रिसोर्स इक्वल होगा समेशन SI - N के, तो डेडलॉक लगना निश्चित है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या किया जाए कि डेडलॉक ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों में से किसी एक प्रोसेस की भी अगर हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस P3 को रिसोर्स R की 2 यूनिट्स चाहिए थी, लेकिन अभी हमने उसे सिर्फ 1 यूनिट अलॉट की है। अगर हम उसे एक और यूनिट दे देते हैं तो वो खुशी खुशी अपना एग्जीक्यूशन रेज्यूम कर पाएगा
और जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके पास जो 2 यूनिट्स थी, टोटल पहले हमने उसे 1 दे दी थी, बाद में उसे 1 और दी, तो जो टोटल 2 यूनिट थी उनको वो रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा, P1 और P2 की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और डेडलॉक पूरा वैनिश हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम m की वैल्यू को समेशन si माइनस n +1 सेट करें तो डेडलॉक वहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर भी मैंने सेम ही चीज लिखी है कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर होगी समेशन si माइनस n से तो हमारा डेडलॉक रिमूव हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मेमोरी मैनेजमेंट। वो बेसिकली इसमें देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है मैनेज करने की। फर्स्ट इज कंटिग्यूअस अप्रोच एंड सेकंड इज नॉन कंटिग्यूअस। First we'll see all the methods in contiguous memory allocation and then we'll talk about non-contiguous memory allocation. Contiguous मतलब होता है कि यहाँ पर हम किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में एज अ सिंगल एंटिटी एक ही प्लेस पर स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक प्रोसेस की डिफरेंट पार्ट्स किए और उन्हें अलग अलग जगह पर स्टोर कर दिया। ऐसा नहीं होगा, हम एक प्रोसेस को एक ही जगह पर कंटिग्यूअस फैशन में स्टोर करेंगे। ओवरलेज, बडी सिस्टम एंड पार्टीशनिंग, ये तीनों मेथड्स हैं जो कंटिग्यूअस अप्रोच को यूज करते हैं। पहले 2 मेथड्स का सिर्फ आप नाम याद रख लो, इनकी वर्किंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराने मेथड्स हैं और एग्जाम में इनके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। मेन है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग भी 2 टाइप की होती है, फिक्स पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग में हम मेन मेमोरी के अंदर किसी प्रोसेस को डालने से पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं। दैट मीन्स इन दिस टेक्निक मेन मेमोरी इज प्री डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशंस। The size of each partition is fixed and cannot be changed. अब यहाँ पर आप फिक्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने मेन मेमोरी को पहले से कुछ फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। ध्यान रहे मैं बार बार फिक्स साइज बोल रही हूँ, इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जो भी बाहर से प्रोसेस आएगा उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसे पार्टीशन एलोकेट कर देंगे। एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस रिसाइड कर सकता है। कौन सा प्रोसेस कौन से पार्टीशन में जाएगा ये हम एल्गोरिथम से डिसाइड करते हैं। वो एल्गोरिथम्स अभी हम कुछ ही मिनट्स में पढ़ने वाले हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फिक्स पार्टीशनिंग सफर करता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इन दोनों का मतलब समझते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। जैसे मान लो एक प्रोसेस आया P1 जिसका साइज है 25 KB। अब हमने ये डिसाइड किया कि हम मेन मेमोरी को लेफ्ट से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे और पहले जिस भी पार्टीशन में ये प्रोसेस फिट हो पाएगा उसमें हम इसे डाल देंगे। तो हमने लेफ्ट से स्कैन करना स्टार्ट किया, पहला देखा 20 KB, जबकि प्रोसेस P1 कितने साइज का है 25, तो ये कैंसिल हो गया। 10 KB में भी हम नहीं डाल सकते। 50 KB का पार्टीशन ऐसा है जिसके अंदर हम इस प्रोसेस P1 को फिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आधे में यहाँ पर हमने P1 को फिट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्टीशन 50 KB का था, लेकिन हमने यहाँ पर इसके अंदर प्रोसेस P1 को फिट किया जो कि 25 KB का है। ऐसा करने से क्या हुआ, 25 KB का पूरा स्पेस वेस्ट हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग कहता है कि भाई एक पार्टीशन में मैं तुम्हें एक ही प्रोसेस को स्टोर करने दूंगा। तो इस पूरे 50 KB के पार्टीशन में सिर्फ एक 25 KB का प्रोसेस आ पाया, जबकि ये सारा स्पेस वेस्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक डिसएडवांटेज है फिक्स पार्टीशनिंग का। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मेन मेमोरी को प्री डिवाइड करके रखा है 20 KB, 30 KB, 10 KB, 20 और 30 के पार्टीशंस में। अब जो 20 KB का पार्टीशन है उसके अंदर हमने 15 KB का प्रोसेस रख दिया। 30 KB के पार्टीशन में हमने 20 KB के प्रोसेस रख दिया। 10 KB में हमने 10 KB का ही प्रोसेस रखा है। 20 KB के पार्टीशन में हमने 16 KB का प्रोसेस रखा है। 30 KB के पार्टीशन में हमने 25 KB के प्रोसेस को 30 KB वाला पार्टीशन एलोकेट किया है। अब आप देख सकते हो पार्टीशन 1 में 5 KB का स्पेस बचा है, पार्टीशन 2 में 10 KB का स्पेस बचा है, पार्टीशन 4 में 4 KB का स्पेस बचा है और पार्टीशन 5 में 5 KB का स्पेस बचा है। ओवरऑल यहाँ पर कितना स्पेस बचा हुआ है,
10, 5, 20, 24। अब मान लो कि एक प्रोसेस आता है जिसका साइज 20 KB है और वो चाहता है मेन मेमोरी में स्टोर होना, लेकिन वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 20 KB का स्पेस कंटिन्यूअस फैशन में अवेलेबल नहीं है। कहने को तो हम कह रहे हैं कि 24 KB का स्पेस बचा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर, लेकिन हम किसी 20 KB वाले प्रोसेस को भी यहाँ पर स्टोर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग कहती है कि तुम्हें प्रोसेस को कंटिन्यूअस फैशन में एलोकेट करना है, और यहाँ पर कहीं पे भी कंटिन्यूअस फैशन में 20 KB का स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये दोनों डिसएडवांटेजेस थी फिक्स पार्टीशनिंग की। बात करें अगर वेरिएबल पार्टीशनिंग की, तो जैसे हम फिक्स पार्टीशनिंग में मेन मेमोरी को पहले से डिवाइड करके रखते थे, वैसा यहाँ पर तो नहीं होता। तो भाई यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही कोई न्यू प्रोसेस आता है, सेम उसी के साइज का पार्टीशन हम मेन मेमोरी के अंदर क्रिएट करते हैं और उस प्रोसेस को वहां पर स्टोर करते हैं। इसलिए वेरिएबल पार्टीशनिंग को हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी मेन मेमोरी है। अभी तक मेन मेमोरी एकदम क्लीन है, कुछ भी उसके अंदर नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक नया प्रोसेस आता है P1 जिसका साइज है 2 MB। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 MB का एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे और उस प्रोसेस P1 को यहाँ पर स्टोर करेंगे। ऐसे ही एक और नया प्रोसेस आया P2 जिसका साइज है 5 MB। दोबारा से हम एक 5 MB का पार्टीशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम P2 को स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने मेन मेमोरी को पहले से डिवाइड करके नहीं रखा। जैसे ही कोई नया प्रोसेस आता है उसी के साइज का पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं और वही पार्टीशन उसको एलोकेट कर देते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पर नोटिस हो रही होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से कोई भी मेमोरी वेस्टेज यहाँ पर नहीं हो रहा। अगर आप याद करो फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता था, हमारे पास मेन मेमोरी होती थी, हम पहले से उसमें पार्टीशन क्रिएट करके रखते थे। अब मान लो कि हमने 2 MB का पार्टीशन कोई भी क्रिएट नहीं किया, एक हमारे पास 4 MB का पार्टीशन है, एक 6 MB का पार्टीशन है और एक 10 MB का पार्टीशन है। अब अगर 2 MB का प्रोसेस आता है तो वो यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा। अब ये जो 2 MB है ये क्या होता था, ये हमारा सीधा सीधा वेस्ट हो जाता था। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पार्टीशनिंग में एज पर डिमांड जितना प्रोसेस को स्पेस चाहिए होता है उतना ही डायनेमिकली क्रिएट करा जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एकदम हट जाता है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हट गया, लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग सफर करती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से। वो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये मेन मेमोरी है जिसके अंदर टोटल 3 प्रोसेसेस हैं। एक का साइज 2 MB है और बाकी 2 का साइज 5 MB है। मेन मेमोरी के अंदर हम वो प्रोसेसेस रखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराने होते हैं, लेकिन जब इनका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो हम इनको मेन मेमोरी से बाहर कर देते हैं। अब मान लो कि P1 और P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और वो मेन मेमोरी को रिलीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर P1 यहाँ से चला जाएगा और P3 भी यहाँ से चला जाएगा। तो हमारे पास एक 2 MB का होल बन गया और एक 5 MB का होल बन गया मेन मेमोरी के अंदर। अब एक नया प्रोसेस आया P4 जिसका साइज है 7 MB। अब वो ये कहता है कि भाई मेन मेमोरी के अंदर मुझे बिठा लो क्योंकि नेक्स्ट मुझे एग्जीक्यूट होना है। लेकिन मेन मेमोरी यहाँ पर देखती है कि भाई मेरे पास एक 2 MB का होल है और एक 5 MB का होल है, अपने पास टोटल 7 MB तो फ्री है, लेकिन फिर भी P4 को जगह हम नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है वो कंटिन्यूअस मेमोरी का ही पार्ट है। तो अगर हमारे पास 7 MB का कंटिन्यूअस फैशन में स्पेस होता तो हम जरूर P4 को वो एलोकेट करते, लेकिन यहाँ पर टुकड़ों में हमारे पास 7 MB है। वेरिएबल पार्टीशनिंग में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम P4 का कुछ पार्ट यहाँ पर स्टोर कर दे और कुछ पार्ट यहाँ पर स्टोर कर दे, क्योंकि वेरिएबल पार्टीशनिंग कंटिन्यूअस का पार्ट है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई थी, तो यहाँ पर वही सेम प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे होंगे। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है। ओके, अब हम बात करेंगे पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। जब भी मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा पार्टीशन खाली होते हैं और एक नया प्रोसेस आता है जिसको हमें पार्टीशन एलोकेट करना है,
तो उस प्रोसेस को कौन सा पार्टीशन एलोकेट करना बेस्ट रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ स्कीम्स होती है। पहला है फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। इसमें हम मेन मेमोरी को टॉप से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे और पहला जो भी ऐसा पार्टीशन हमें मिल गया जो इस नए प्रोसेस के साइज के लिए सफिशिएंट है, उसे हम चुन लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी मेन मेमोरी है जिसके अंदर 4 पार्टीशंस अभी वेकेंट है। एक न्यू प्रोसेस आया है जिसका साइज 3 MB है। इस प्रोसेस को हमें इन चारों में से कोई एक पार्टीशन एलोकेट करना है। अगर हम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो हम मेन मेमोरी को टॉप से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। पहला जब हमने पार्टीशन स्कैन किया तो हमने देखा कि जो PI है उसका साइज बड़ा है पार्टीशन के साइज से, तो हम आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि 10 MB का पार्टीशन हमारे पास है जिसका साइज बड़ा है प्रोसेस के साइज से, तो हमने PI को यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब आगे हम बिल्कुल भी स्कैन नहीं करेंगे, जो भी हमें पहला सफिशिएंट पार्टीशन मिला वहाँ पर हमने उस नए प्रोसेस को स्टोर कर दिया। सेकेंड है बेस्ट फिट एल्गोरिथम। इसमें हम पहले कंप्लीट मेन मेमोरी को स्कैन कर लेते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, और फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन है जिसमें हम इस नए प्रोसेस को फिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब PI को हमें इन चारों में से एक पार्टीशन एलोकेट करना है बेस्ट फिट एल्गोरिथम का यूज करके। तो पहले हम इन चारों पार्टीशंस को स्कैन करेंगे। पहले जब हमने फर्स्ट पार्टीशन देखा तो हमने देखा कि ये तो उतना बड़ा साइज इसका है ही नहीं कि ये PI को स्टोर कर सके, तो ये रेस से हट गया। अब हमारे पास 3 पार्टीशंस बचते हैं, 10, 3 MB और 5 MB। ये तीनों 3 MB वाले प्रोसेस को रख सकते हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन ढूंढना है। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर PI को स्टोर करेंगे। थर्ड है वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। इसमें भी हम पहले सारे एम्प्टी पार्टीशंस को स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा पार्टीशन है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन है। तो मतलब एक तरीके से वर्स्ट फिट एल्गोरिथम ऑपोजिट है बेस्ट फिट एल्गोरिथम का, क्योंकि बेस्ट फिट में हम स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन को ढूंढते हैं, लेकिन वर्स्ट फिट में हम लार्जेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन को ढूंढते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में 4 पार्टीशंस अभी हमारे पास वेकेंट है। अब एक नया प्रोसेस आता है जिसको हमें पार्टीशन एलोकेट करना है और जिसका साइज है 30 MB। तो हम टॉप से एम्प्टी पार्टीशंस को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा लार्जेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन है जो 30 MB के प्रोसेस को रख सकता है। तो अगर आप इन चारों में देखो, 200 MB वाला पार्टीशन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है और PI को यहाँ पर स्टोर कर सकता है। तो इसलिए अगर हम वर्स्ट फिट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो PI कहाँ पे जाके स्टोर होगा? 200 MB वाले पार्टीशन में। फोर्थ है नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम। नेक्स्ट फिट एकदम फर्स्ट फिट जैसा ही होता है। ये भी पहला सफिशिएंट पार्टीशन ढूंढता है जो नए प्रोसेस के साइज के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी मेन मेमोरी है जिसके अंदर टोटल 4 एम्प्टी पार्टीशंस हैं। सबसे पहले प्रोसेस P1 आया जिसका साइज है 30 बाइट्स। अब क्योंकि ये पहला प्रोसेस है तो इसके लिए हम पार्टीशंस को स्टार्टिंग से ही स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या P1 पहले पार्टीशन में स्टोर हो सकता है। तो इसका आंसर यस है, क्योंकि पार्टीशन का साइज बड़ा है प्रोसेस के साइज से, तो हम P1 को फर्स्ट वाला पार्टीशन एलोकेट कर देंगे। अब जब दूसरा प्रोसेस आएगा जिसका साइज 200 बाइट्स है, अब हमें इस P2 को कोई एक पार्टीशन एलोकेट करना है। P1 हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया, अब हमें P2 को कोई पार्टीशन देना है। तो नेक्स्ट फिट क्या करता है? जहाँ पर उसने प्रीवियस प्रोसेस को एलोकेट किया था वहां से अपनी सर्चिंग स्टार्ट करता है। दोबारा से वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा। जहाँ पर उसने पहले वाले प्रोसेस को एलोकेट किया था उसके आगे से एम्प्टी पार्टीशंस को स्कैन करना स्टार्ट करता है। तो P2 के लिए अगर उसे पार्टीशन ढूंढना है तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा ढूंढना। अब अगर मान लो P1 को हमने सेकेंड पार्टीशन में स्टोर किया होता तो नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम P2 को स्टोर करने के लिए थर्ड पार्टीशन से स्कैन करना शुरू करता। तो बस यही एक डिफरेंस होता है फर्स्ट फिट एल्गोरिथम और नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम में। अभी मैं आपको ये सारी चीजें वर्ड्स में बोलने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट फिट
एकदम फर्स्ट फिट जैसा होता है। ये भी पहला सफिशिएंट पार्टीशन ढूंढता है जो नए प्रोसेस के साइज के लिए काफ़ी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अपनी सर्चिंग हर बार स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं करता। लास्ट पॉइंट जहाँ पर प्रीवियस प्रोसेस को एलोकेट किया था उसी के आगे से ये अपनी सर्चिंग शुरू करता है और एक सफिशिएंट पार्टीशन को ढूंढता है जो उस प्रोसेस को स्टोर कर सके। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारी फिफ्थ एल्गोरिथम है क्विक फिट एल्गोरिथम। यहाँ पर पहले हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइजेस की एक अलग से लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद प्रोसेस को पार्टीशन एलोकेट करते हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि जो ये लिस्ट बनती है उसको बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ होता है। अब मैंने आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल से समझा दिया था, तो यहाँ पर नोट्स में मैंने इनकी डेफिनेशन लिख दी है। अच्छा, तो अब हमने कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में तो पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स के बारे में। अब ये नॉन कंटिग्यूअस क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि तुम्हारा प्रोसेस मेन मेमोरी में एक ही जगह पर स्टोर होगा। यहाँ पर हम एक ही प्रोसेस को 2 या 2 से ज़्यादा प्लेसेस पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम वेरिएबल पार्टीशनिंग में आ रही थी वो पेजिंग में नहीं आती। वेरिएबल पार्टीशनिंग में हमने ये एग्जाम्पल देखा था। इसमें जब P1 और P3 ने मेमोरी रिलीज कर दी थी तो हमारे पास 2 होल्स क्रिएट हो गए थे। एक होल 2 MB का था और एक होल 5 MB का था। तो जब हमारा नया प्रोसेस आया P4 जिसको मेन मेमोरी में जगह चाहिए थी, उसका साइज था 7 MB। फिर भी हम P4 को मेन मेमोरी के अंदर एलोकेट नहीं कर पाए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास 7 MB अवेलेबल तो था लेकिन कंटिग्यूअस फैशन में नहीं था, और जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक का ही टाइप था, इसलिए हम P4 को यहाँ पर स्टोर नहीं कर पाए थे। लेकिन पेजिंग में ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि पेजिंग में हम एक ही प्रोसेस को 2 जगह पर या 2 से ज़्यादा जगह पर भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए P4 को हम पेजिंग में मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाएंगे। अब समझते हैं पेजिंग में एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं उन सारे प्रोसेसेस को हम कुछ इक्वल फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड करके रख लेते हैं मेन मेमोरी के अंदर जाने से पहले ही, और इसी तरह स्टार्टिंग में ही मेन मेमोरी को भी उन्हीं इक्वल फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड करके रख लेते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये सारे ही पार्टीशंस आपस में इक्वल है और जो पार्टीशंस हमने मेन मेमोरी में बनाए वो पार्टीशंस भी इन सारे पार्टीशंस के ही इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो एक पार्टीशन का साइज है वही इस पार्टीशन का साइज है। दूसरी चीज जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि मेथड का नाम पेजिंग है तो हमने मेन मेमोरी को पेजेस में डिवाइड किया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं और मेन मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। हालांकि इन दोनों का ही साइज एकदम सेम है, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, बट हमने बस नाम अलग अलग दे दिया है कि जब हम प्रोसेस के पार्टीशंस की बात करेंगे तो हम पेजेस नाम लेंगे और अगर हम मेन मेमोरी के पार्टीशंस की बात करेंगे तो हम फ्रेम्स का नाम लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में बताया है कि प्रोसेस का साइज क्या है। ओके, और अगर आपको फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया है तो उसका मतलब आपको मेन मेमोरी का साइज बताया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेजेस ऑफ अ प्रोसेस आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। इसका मतलब जो पर्टिकुलर प्रोसेस के पेजेस हैं उनको जहाँ पर भी जगह मिलेगी मेन मेमोरी के अंदर वो वहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें P2 प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लेकर आना है और जो P2 प्रोसेस का पहला पेज है उसको कहीं यहाँ पर जगह मिली और जो P2 प्रोसेस का सेकंड पेज है उसको यहाँ पर जगह मिल गई,
P2 प्रोसेस का जो थर्ड पेज है उसको यहाँ पर जगह नहीं मिल पाई क्योंकि ये ऑलरेडी यूज्ड है, यहाँ पर कोई और प्रोसेस ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो जो P2 प्रोसेस का जो थर्ड पेज है वो क्या करेगा, वो यहाँ आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पेजेस हैं वो कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होंगे, उन्हें जहाँ पे भी जगह मिलेगी वो वहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो प्रोसेस का साइज बताता है। तो अगर प्रोसेस का साइज 2n वर्ड्स है तो लॉजिकल एड्रेस में बिट्स कितनी होंगी, टोटल n बिट्स होंगी। सिमिलरली जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो हमें मेन मेमोरी का साइज बताता है। तो अगर मेन मेमोरी का साइज 2m है, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस में जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो m बिट्स होंगी। ओके, बट अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस होता क्या है, उनके अंदर की बिट्स कैसे निकालनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो अब आप ध्यान से सुनना। आपको ये याद रखना है कि CPU जब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो CPU उस प्रोसेस के पेजेस को एक्सेस करने के लिए एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लेकिन उस लॉजिकल एड्रेस से हम प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि अब प्रोसेस के पेजेस मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट फ्रेम्स में आकर बैठ चुके हैं। तो अब हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि मेन मेमोरी को हम फिजिकल एड्रेस से ही एक्सेस कर सकते हैं और जो हमारे पेजेस हैं वो मेन मेमोरी के अंदर ही बैठे हैं। तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए CPU ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिजिकल एड्रेस में, और जब हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा तो उस एड्रेस के थ्रू हम मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, CPU ऑलवेज जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस बट वी नीड फिजिकल एड्रेस टू एक्सेस द मेन मेमोरी। तो अब हम देखेंगे कि हम लॉजिकल एड्रेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। तो देखो भाई, ट्रांसलेट करने का सिंपल सा फंडा है। CPU बताएगा उसे कौन से पेज नंबर पर जाना है और उस पेज नंबर पर कौन सा वर्ड है जो उसे रीड करना है, उसे बोलते हैं ऑफसेट। तो CPU हमें दो चीजें बताएगा, एक है पेज नंबर और एक है ऑफसेट। इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस जो CPU ने जनरेट किया है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो पेज CPU को एक्सेस करना है वो पेज 3 है। अब ये पेज 3 मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में जाकर बैठ गया है ये कौन बताता है, पेज टेबल। लेकिन पेज टेबल तक कैसे पहुंचा जाए ये एक और दुविधा है। तब उसी टाइम पेज टेबल बेस रजिस्टर निकल कर आता है और कहता है मैं बताऊंगा, मैं एक रजिस्टर हूँ और मेरे पास एड्रेस है पेज टेबल का। फिर हम भागकर पेज टेबल बेस रजिस्टर के पास जाते हैं और उससे पेज टेबल का एड्रेस ले लेते हैं। तो अब हमारी मंजिल है पेज टेबल तक पहुंचना, क्योंकि यही पेज टेबल हमें बताएगा कि जो पेज 3 है वो मेन मेमोरी के किस फ्रेम में जाकर बैठ गया है। अब हम खुश हो जाते हैं कि भाई हमें अब पता लग चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल एड्रेस रेडी होता है। फिजिकल एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिजिकल एड्रेस में एक हो गया हमारा फ्रेम नंबर और एक हो गया ऑफसेट। तो यहाँ पर अब हम फ्रेम नंबर पर क्या लिखेंगे, फ्रेम 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो पेज नंबर 3 है वो फ्रेम 7 में है। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और जो ऑफसेट होता है मतलब तुम्हें पेज 3 पर जाकर कौन सा वर्ड रीड करना है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पेज और फ्रेम दोनों का ही साइज सेम होता है। तो ऑफसेट भी यहाँ पर सेम होगा। जैसे ही हमारे पास फिजिकल एड्रेस तैयार होता है हम मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं और अपने रिक्वायर्ड पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि हर प्रोसेस का, जितने भी प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर हैं, सबका खुद का एक पेज टेबल होता है और वो पेज टेबल भी मेन मेमोरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसी के साथ पेज टेबल के अंदर उतनी एंट्रीज होती हैं जितने एक प्रोसेस में पेजेस होते हैं, क्योंकि पेज टेबल प्रोसेस के हर पेज का ही तो रिकॉर्ड रखता है ना। तो दोनों में सेम ही एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज सेम एज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। एक प्रोसेस में कितने पेजेस हैं वो निकालने के लिए हम प्रोसेस के साइज को डिवाइड करते हैं एक पेज के साइज से।
और अगर हमें निकालना है कि मेन मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट है, तो ऊपर हम लिखेंगे मेन मेमोरी का साइज और डिवाइड करेंगे एक फ्रेम के साइज से। अब अगर हमें पेज टेबल का साइज निकालना है तो प्रोसेस में जितने पेजेस हैं पहले हम उनको लेंगे, क्योंकि उतनी ही एंट्रीज पेज टेबल के अंदर भी होंगी। इसके अलावा हम साइज ऑफ फ्रेम नंबर, मतलब जितनी नंबर ऑफ बिट्स है फ्रेम नंबर फील्ड में, उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेज टेबल का साइज। अब हमने ये क्यों लिया, ऐसा इसलिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पेज टेबल बनाया है। तो अगर मुझे इसका साइज निकालना है तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम फील्ड, क्योंकि हर एंट्री के अंदर हमने क्या किया है, फ्रेम नंबर ही लिखा है, इसलिए हमने नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाई करी है नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस के साथ। अब फ्रेम नंबर फील्ड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स है ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आप पता लगाओगे फिजिकल एड्रेस के थ्रू। ओके, अब अगर हम पेजिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम एक पेज का साइज क्या रखें कि हमारी मेन मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ हो पाए, वो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, √2 इंटू प्रोसेस साइज इंटू पेज टेबल एंट्री साइज, मतलब पेज टेबल की एक एंट्री का साइज कितना है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास ऑप्टिमल पेज साइज निकल कर आ जाएगा। अब पेज टेबल बेस रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो बताता है कि मेन मेमोरी में पेज टेबल कहाँ पर पड़ा है। पेजिंग टेक्निक के एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर देती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो हटा देती है लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करती है। ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई। मान लो कि ये हमारा प्रोसेस था जिसकी ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। अब पेजिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो हमने इस प्रोसेस को 4 पेजेस में डिवाइड किया। ये चारों ही पेजेस का साइज क्या है, इक्वल है। अब प्रोसेस का हर एक पेज मेन मेमोरी के अंदर जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जब हम पेज 3 को मेन मेमोरी के अंदर लेकर गए तो पेज 3 ने एक पूरा फ्रेम ऑक्यूपाई किया, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होता है। तो आप देख सकते हो पेज 3 की सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की वजह से हमें पेज 3 को मेन मेमोरी के अंदर एक पूरा फ्रेम देना पड़ा। फ्रेम का जो बाकी स्पेस था वो सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि इस फ्रेम 7 के अंदर पेज 3 आके अलॉट हुआ और उसके अंदर सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन थी। तो जो बाकी का स्पेस है ये सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और इसी को हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, राइट। जब एक कोई पर्टिकुलर पार्टीशन पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता, वही है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब आप सोच के देखो, पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्यों आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोसेस को हमने फिक्स साइज ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड किया था। अगर ये फिक्स साइज की लिमिटेशन ना होती तो हम इस वाले पार्टीशन को जो लास्ट है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते, राइट। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पेजिंग में हमें फिक्स साइज ऑफ पार्टीशंस में ही डिवाइड करना पड़ता है प्रोसेस को। पेजिंग की दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि हमें हर प्रोसेस के लिए पेज टेबल मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसका भी एक ओवरहेड आ जाता है। तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है पेजिंग की। थर्ड डिसएडवांटेज है कि टाइम टेकन टू फेच द इंस्ट्रक्शन इज मोर बिकॉज 2 मेमोरी एक्सेसेस आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए सीपीयू को ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि 2 मेमोरी एक्सेसेस करने पड़ते हैं। 2 मेमोरी एक्सेसेस कौन कौन से करते हैं हम, पहले मेन मेमोरी के अंदर पेज टेबल के पास जाते हैं, फिर पेज टेबल से पता लगता है कि वो पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में है, फिर उस फ्रेम पर जाते हैं। तो इस तरीके से अपन 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। पहले हम पेज टेबल के एड्रेस पर जाते हैं, फिर वहाँ से हमें अपने रिक्वायर्ड पेज का क्या मिलता है, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 एक्सेसेस हुए एक इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए। अब अगर हम इस थर्ड वाली डिसएडवांटेज को हटाना चाहते हैं कि नहीं भाई, हम चाहते हैं कि हमें मेन मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करना पड़े और हमारा काम बन जाए, तो टीएलबी हमें हेल्प करता है ये चीज़ करने के लिए। कैसे हेल्प करता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब टीएलबी का टॉपिक आएगा। तब तक आप बस ये समझ लो, अगर हम सिंपल पेजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें 2 मेमोरी एक्सेसेस करने होंगे, और अगर मल्टी लेवल पेजिंग आ गई तो उसमें तो मेमोरी एक्सेसेस और बढ़ जाते हैं। ओके, अब कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में।
तो अब अगर आपने मेन मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं ये आपने फाइंड आउट कर लिया या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर फील्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो किन दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक होता है फ्रेम नंबर और एक होता है ऑफसेट। अगर हम चाहते हैं फ्रेम नंबर का साइज जानना तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हमने ये पता लगा लिया है कि मेन मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो अगर 2⁻x है तो यहाँ पर जो x होगा वो हमारा फ्रेम नंबर फील्ड का क्या होगा, साइज। मतलब फ्रेम नंबर फील्ड के अंदर हमारा नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, x बिट्स होंगी। सिमिलरली अगर आपको पेज साइज पता है, पेज साइज हमारा क्या है 2⁻x बाइट्स, तो यहाँ पर पेज ऑफसेट जो फील्ड होती है उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, x बिट्स होंगी। अब ये पेज ऑफसेट फील्ड क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो फ्रेम नंबर और ऑफसेट फील्ड में डिवाइडेड होता है। तो फ्रेम नंबर के अंदर कितनी बिट्स हैं ये अगर हमें निकालना है तो हम नंबर ऑफ फ्रेम्स के थ्रू निकालेंगे, और अगर हमें जानना है कि पेज ऑफसेट फील्ड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स है तो ये हम पेज साइज के थ्रू निकालेंगे। ओके, अब अगर आपको पेज टेबल की एक एंट्री का साइज निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि पेज टेबल के अंदर हम फ्रेम नंबर्स लिखते हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर पेज प्रेजेंट है। तो कभी कभी फ्रेम नंबर्स के साथ कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी अवेलेबल होती है पेज टेबल के अंदर। कौन कौन सी ऑप्शनल फील्ड हो सकती हैं, फ्रेम नंबर तो कंपलसरी है, ये होगा ही होगा हर एंट्री के अंदर। कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं जैसे प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रोटेक्शन, रेफरेंस बिट, कैशिंग बिट, डर्टी बिट। इन सारी बिट्स के बारे में अभी हम थोड़ी ही देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि जो पेज टेबल एंट्री का फॉर्मेट है, मतलब पेज टेबल की एक एंट्री का फॉर्मेट, उसमें क्या होगा, फ्रेम नंबर फील्ड तो कंपलसरी होगी ही होगी, साथ में कुछ ऑप्शनल फील्ड भी हो सकती है। तो अगर अब हमें पेज टेबल का साइज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय पेज टेबल एंट्री साइज। मतलब पेज टेबल की एक एंट्री का साइज से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेज टेबल का साइज। तो यहाँ पर मैंने वही एग्जैक्ट चीज़ लिखी है कि अगर आपको पेज टेबल की एक एंट्री का साइज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर प्लस नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर ऑप्शनल फील्ड्स इफ एनी। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इन सारी ऑप्शनल फील्ड्स के बारे में कि जो ये बिट्स हैं ये क्या हमें बताती हैं। सो अलॉन्ग विथ फ्रेम नंबर देयर आर फ्यू ऑप्शनल फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन पेज टेबल एंट्री। फर्स्ट वन इज वैलिड और इनवैलिड बिट, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंट एंड एब्सेंट बिट। बेसिकली ये बिट हमें बताती है कि जो पेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पेज मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं। अगर ये बिट 0 है इसका मतलब पेज फॉल्ट, मतलब जो पेज है वो मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, वो किसी और सेकेंडरी मेमोरी में है। नेक्स्ट है हमारा डर्टी बिट। ये बिट हमें बताती है कि जो हमारा पेज है जितने टाइम भी वो मेन मेमोरी के अंदर रहा उस टाइम में क्या वो मॉडिफाई हुआ था या नहीं। अगर ये डर्टी बिट की वैल्यू 1 है इसका मतलब जो पेज है वो मॉडिफाई हुआ था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी में उस पेज को रिप्लेस करने से पहले जो भी हमने चेंजेस करे वो हमें राइट बैक करने होंगे सेकेंडरी मेमोरी में, उसके बाद ही हम पेज को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से डर्टी बिट हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी प्रोटेक्शन बिट। ये बिट हमें परमिशन देती है कि ठीक है आप पेज के ऊपर रीड राइट और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर प्रोटेक्शन बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि हम पेज के ऊपर सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेफरेंस बिट। ये बिट हमें बताती है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है क्या ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला पेज है, मतलब क्या ये रेफर हुआ था लास्ट क्लॉक साइकिल में। तो ये हमें कौन बताएगा, रेफरेंस बिट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में आपको इस बिट का एक्चुअल में यूज समझ आएगा कि क्यों हमें जानना होता है कि जो एक पर्टिकुलर पेज है वो लास्ट क्लॉक साइकिल में रेफर हुआ था या नहीं। ओके, नेक्स्ट है कैशिंग डिसेबल। अब अगर कोई ऐसा पेज है जो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई हो रहा है तो हमें उसे कभी भी कैशे के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैशे में पड़े पड़े वो अपडेट नहीं होगा और हमें ओल्ड डेटा दिखाई देगा उस पेज का। तो अगर हमें फ्रेशनेस चाहिए
उस पेज के डेटा में, तो हमें उस पेज को कहाँ पर स्टोर करना होगा, मेन मेमोरी के अंदर ही। इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी किसी पेज के लिए कैशिंग डिसेबल वाली बिट को 1 सेट कर देते हैं। ओके, अब कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको TLB का इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे TLB के बारे में। TLB स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन लुकोसाइट बफर। बेसिकली ये एक कैश मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होने वाले पेजेस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। दोबारा से सुनिए, ये एक कैश मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होने वाले पेजेस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। TLB के अंदर हम एक ही प्रोसेस का डेटा रख सकते हैं, मतलब उस एक प्रोसेस में जितने भी पेजेस ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंटली CPU डिमांड कर रहा है, उनको हम स्टोर करते हैं TLB के अंदर। TLB एक हार्डवेयर ही है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। तो इस TLB की हेल्प से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेजिंग में 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन अगर हम TLB यूज़ करेंगे तो कभी कभी हमें सिर्फ मेन मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करना होगा। तो कुछ हद तक हम इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं TLB की हेल्प से। अब समझते हैं कि TLB को यूज़ करने से नंबर ऑफ मेन मेमोरी एक्सेसेस कम कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है जिसके अंदर पेज नंबर और ऑफसेट मेंशन्ड है। अब आप लेट से मान लो कि पेज नंबर जो CPU ने मांगा है वो है 3। पेज नंबर 3 की डिमांड हो रही है CPU की तरफ से। तो अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम TLB के पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या पेज 3 की इंफॉर्मेशन TLB के पास है। अगर पेज 3 एक ऐसा पेज है जो कॉन्स्टेंटली एक्सेस हो रहा है CPU के थ्रू, तो TLB के पास पेज 3 की इंफॉर्मेशन पक्का होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पेज 3 की इंफॉर्मेशन TLB के पास है, क्योंकि पेज 3 एक फ्रीक्वेंटली एक्सेस पेज है। तो अब मैंने आपको बताया था कि TLB के अंदर क्या क्या होता है, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। तो इसमें से कोई एक कॉलम ऐसा होगा जहाँ पर ये लिखा होगा कि जो पेज 3 है वो मेन मेमोरी के किस फ्रेम में प्रेजेंट है। तो TLB की हेल्प से हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि जो हमारा पेज 3 है वो कौन से फ्रेम में प्रेजेंट है मेन मेमोरी के। तो इसी क्या बोलते हैं, TLB हिट होना। मतलब जो हम पेज ढूंढ रहे थे TLB के अंदर वो हमें मिला और हमें ये भी पता चल गया कि वो पेज कौन से फ्रेम नंबर में है। तो यहाँ से क्या हुआ, TLB हिट हुआ और अब हम डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, मेन मेमोरी के पास। तो मेन मेमोरी को इस केस में हमने कितनी बार एक्सेस किया, सिर्फ एक ही बार, क्योंकि हमें TLB के थ्रू ही पता चल गया कि जो पेज 3 है वो मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में जाकर बैठा है। अब जो सेकंड केस है वो ये आता है कि जो हमारा पेज 3 था वो एक ऐसा पेज नहीं था जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा था। तो यहाँ पर TLB मिस हो जाएगा। अब अगर TLB के अंदर हमें पेज 3 की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, TLB मिस हो गया। तो अब हमारा वही पुराने वाला तरीका, अब हम जाएंगे पेज टेबल के पास। तो पेज टेबल के पास तो पक्का हमें पता चलेगा कि जो पेज 3 है वो कौन से फ्रेम में बैठा है। तो जब हम पेज टेबल के पास जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमने मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस किया, फिर पेज टेबल हमें बताएगा कि वो पेज 3 कौन से फ्रेम नंबर में बैठा है। फिर हम दोबारा से जाएंगे मेन मेमोरी के पास, उस फ्रेम में जाकर देखेंगे, फिर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 मेमोरी एक्सेसेस हुए। अब आप ये देख सकते हो जो केस 1 था उसके अंदर हमने मेन मेमोरी को सिर्फ एक बार एक्सेस किया और अपना काम बन गया, लेकिन जो केस 2 था जिसमें TLB मिस हुआ उसमें हमें दोबारा से मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ा। तो एक तरीके से हमने थोड़ा सा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करी TLB के हेल्प से। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जब हमने पेजिंग के साथ TLB को यूज़ किया तो हम कितना मेमोरी एक्सेस टाइम रिड्यूस कर पाए। इसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही इसे डिराइव कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। H यहाँ पर डिनोट कर रहा है हिट रेशियो ऑफ TLB। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर पहला जो हमारा केस था, मतलब TLB हिट हो गया, तो जब TLB हिट हुआ उस केस में हमें कितना टाइम लगा पेज को मेन मेमोरी के अंदर ढूंढने में। तो यहाँ पर हम हिट रेशियो ऑफ TLB लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे TLB एक्सेस टाइम से प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बार हमने TLB को एक्सेस किया प्लस एक बार हमने मेन मेमोरी को एक्सेस किया।
ये दोनों कब हमने एक्सेस किए थे, जब हमारा TLB हिट हुआ था। तो हमने TLB हिट रेशियो को मल्टीप्लाई किया TLB एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम से। अब मान लो हमारा जो केस 2 था जहाँ पर TLB मिस हुआ, तो उस केस में हम 1 माइनस एच लिखेंगे। h यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, हिट रेशियो, तो 1 माइनस एच क्या हो गया, मिस रेशियो। ठीक है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे TLB एक्सेस टाइम प्लस एक बार हमने मेन मेमोरी को एक्सेस किया पेज टेबल के लिए, फिर दूसरी बार हमने मेन मेमोरी को एक्सेस किया था वर्ड के लिए, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड CPU को रीड करना था उस पेज पर जाकर। ओके, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि TLB जब हमने यूज किया पेजिंग के साथ तो हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम हम कितना रिड्यूस कर पाए, वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो TLB का एक्सेस टाइम है वो बहुत ही कम होता है मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कैश मेमोरीज को यूज करना। अब TLB के साथ एक प्रॉब्लम भी है, जब भी सिस्टम के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब जो कोई प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, CPU जिस प्रोसेस को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है उसे स्टॉप कर कर दूसरा कोई प्रोसेस लेकर आना और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना, फिर जब दूसरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको स्टॉप कर कर तीसरा लेकर आना और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो जब भी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है तो TLB की परफॉर्मेंस एकदम डिग्रेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार TLB नए प्रोसेस का डेटा स्टोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसी वो स्टोर करती है वैसी दोबारा से कोई नया प्रोसेस आ जाता है और उसे CPU एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हर बार TLB मिस होता रहता है, इसलिए जो हिट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और अगर TLB का हिट रेशियो ही कम हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस तो डिग्रेड होगी ही होगी। Thanks for watching. In order to save your time, if you want these handwritten short notes, you can check out the link in the description of this video.